हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल के चैप्टर 3 टैरोस रिवार्ड, जो कि एक जापानीज स्टोरी है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। राइटिंग विद द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको अलग से एक वीडियो में मिल जाएंगे। हम इसका बी पार्ट देखते हैं। मार्क द राइट आइटम। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे 3 ऑप्शन हैं। आपने सही ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, टैरो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज। अर्न मतलब कमाना। टैरो बहुत थोड़ा पैसा कमाता था क्योंकि, क्या कारण था ये बताना है। ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वह ज़्यादा परिश्रम नहीं करता था, कार्य नहीं करता था। तो कार्य तो उसने बहुत हार्ड किया, बहुत लकड़ियों को चॉप किया उसने ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड ऑप्शन है, द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, या फिर गांव वालों को लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे मेन बिजनेस ही लकड़ी का था। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड है, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, कि जो वुड का प्राइस था वो बहुत कम था। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है कि टैरो बहुत कम पैसा इसलिए कमाता था क्योंकि जो लकड़ी का प्राइस था वह बहुत कम था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टैरो ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वह कुछ ज़्यादा पैसा कमाएगा। 3 ऑप्शन है, उनमें से एक सही है। टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छा कंफर्टेबल आरामदायक जीवन जीने के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने ओल्ड फादर के लिए कुछ शेक का अरेंज करने के लिए। शेक एक प्रकार का ड्रिंक है जो उसके फादर ने इच्छा की थी। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या फिर उनकी हट में, उनकी जो झोंपड़ी है उसमें जो क्रैक्स हो रखे हैं, जो उसमें दरारें हैं, उनकी रिपेयर करने के लिए। तो मेन रीज़न ये था कि वह अपने फादर के लिए शेक का अरेंज करना चाहता था, शेक खरीदना चाहता था, इसलिए उसने एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए सोचा। तो यहाँ पर पहले का ऑप्शन थर्ड सही है और दूसरे का ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 35 पे। द नेबर लेफ्ट टैरोस हट इन अ हरी बिकॉज। जब टैरो के फादर को शेक मिल गया तब वहाँ से कोई पड़ोसन जा रही थी, कोई नेबर जा रही थी, तो उसने भी शेक पिया। तो उसके बाद वह हट से जल्दी में क्यों निकल गई ये बताना है। शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वह ड्रिंक से बड़ी खुश हो गई थी। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टैरोस स्टोरी, उसने टैरो की कहानी को सुना तो बहुत ही हैरानी व्यक्त की, बहुत ही हैरान हो गई। तो कहानी का तो उसको पता ही नहीं चला था। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या फिर वह उस वाटरफॉल के बारे में पूरे गांव को बताना चाहती थी। तो मुख्य कारण यही था कि वह उस वाटरफॉल के बारे में पूरे गांव को बताना चाहती थी, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। आइए चलते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज। इसमें आपको दिया हुआ है स्ट्राइक ऑफ, काट दीजिए द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जो सुटेबल नहीं है। किसके लिए? टैरो के लिए। टैरो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। टैरो अपने बूढ़े माँ बाप को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। दिस शोज दैट
ही वॉज। ये सारी की सारी घटना क्या शो करती है कि वह क्या था? थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्दी या एफिशिएंट या फिर काइंड। तो जो वह था, जैसे वह हार्ड वर्किंग था, बिल्कुल ज़्यादा परिश्रम करने वाला था, ये बिल्कुल सही है। थॉटफुल, विचार मगन रहने वाला था, ये भी सही है। लविंग, अपने पेरेंट्स को प्यार भी करता था। ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट की इसमें कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे हमें पता चले कि वह ऑनेस्ट था। हालांकि ऐसी भी कोई बात नहीं पता चले जिससे ये पता चले कि टैरो डिसऑनेस्ट था, लेकिन ऑनेस्ट वाली क्वालिटी इसमें नहीं दिखाई गई। तो ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पे आप स्ट्राइक कर सकते हैं, काट सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि थॉटफुल भी है, हार्ड वर्किंग भी है, लविंग भी है, पेरेंट्स को बड़े केयर से रखता है, कंसिडरेट, समझदार भी है, क्योंकि उसने समझदारी दिखाई। जब वहाँ पर सभी लोग फाउंटेन के पास चले गए और उन्होंने कहा कि टैरो कहाँ है, हम टैरो को इसी फाउंटेन में, इसी जगह पे डुबो देंगे, तब वह पीछे ही हटा रहा, वह आगे नहीं आया। ट्रस्टवर्दी, कोई विश्वास की बात हो ऐसा भी इसमें हमें नहीं बताया गया जिससे पता चले कि वह विश्वसनीय है। एफिशिएंट, दक्ष है बहुत ज़्यादा, एक्सपर्ट है, ऐसा भी कुछ नहीं पता चला है। तो ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी और एफिशिएंट ऐसी क्वालिटीज हैं जो इसमें शो नहीं की गई हैं टैरो के बारे में, तो ये तीनों ही सूटेबल नहीं। आगे काइंड, वह काइंड भी है, दयालु भी है, इसका भी हमें चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है। और कैसे पता चलता है? लास्ट में जब कहानी ख़त्म होती है, क्योंकि एक जापानीज कहानी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। जो जापान का एम्परर है, राजा है, वह लास्ट में कहता है कि ये बहुत काइंड है और बहुत ही अच्छा है, दयालु है और अच्छा है, इसलिए वह उसको 20 पीसीज ऑफ गोल्ड के देता है और साथ में उसको रिवार्ड भी देता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि राजा उसको काइंड बताता है, काइंड कहता है, और कहता भी है कि इस फाउंटेन का नाम भी हम टैरो के नाम पर ही रखेंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी और एफिशिएंट को काट सकते हैं। इसके बाद 35 पेज पे ही आगे है बी पार्ट के आगे एक्सरसाइज। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, दिस रेफर्स टू। आपके कहानी में एक लाइन है, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, तो इसमें जो ये दिस वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसको रेफर करता है? आ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा को जो बहना शुरू हो गई, उसके लिए। टैरोस फादर्स ओल्ड एज, टैरो की फादर की जो एज थी वह बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसके लिए। या फिर टैरोस इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, एक्सपेंसिव महंगा, कॉस्टली। या फिर टैरो अनेबल था, इनेबल था, किस लिए? कि उसने इनएबिलिटी दिखाई कि वह इतना महंगा शेक खरीद नहीं सकता अपने फादर के लिए। या फिर ये लाइन में दिस वर्ड जो है वो इसके लिए बताया गया है। मार्क द राइट आइटम, सही को बिल्कुल आपने टिक करना है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि टैरो ने जब देखा कि वह तो इतना महंगा शेक, इतना कॉस्टली शेक अपने फादर के लिए खरीद ही नहीं सकता, तो दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, तो इस बात ने टैरो को बहुत ही ज़्यादा उदास कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस सैड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। एक लाइन आई है, दिस सैड द एम्परर, एम्परर ने कहा कि ये सब कुछ किस लिए है? दिस वाज टू एनकरेज द चिल्ड्रन, कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि वो अपने पेरेंट्स को सम्मान दें, उनको ऑनर दें, सम्मान दें और उनकी आज्ञा का पालन करें।
ये सब इसलिए किया है। तो क्या किया था राजा ने, एम्परर ने क्या ऐसा कर दिया था जो वो ये बात कहता है और यही इसमें बताना है। तो ऑप्शन आपके पास, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, शहर में सबसे सुंदर फाउंटेन था, इसके लिए कहा था। रिवार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, टैरो को उसने गोल्ड दे दिया था इनाम में और फाउंटेन का नाम भी टैरो के नाम पे रख दिया था। सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी, या फिर टैरो को बुलाया था कि वह उसकी कहानी सुनना चाहता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है, उसने टैरो को एक तो 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, 20 पीस गोल्ड के दिए थे और एक फाउंटेन का नाम भी उसके नाम पे रख दिया था। वो इसलिए रख दिया था ताकि बच्चे जो हैं इससे प्रोत्साहित हों, ताकि वे भी टैरो की तरह अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो आपका सेकंड ऑप्शन, रिवार्डिंग टैरो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उनको पेयर में अरेंज करना है। और राइम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो एक जैसी साउंड देते हैं, जैसे यंग, लंग, मनी, सनी, इनकी मनी और सनी, इनकी जो बाद की साउंड है वो एक जैसी है। जैसे यंग और लंग, इसकी साउंड एक जैसी है, ऐसे ही मनी और सनी दोनों वर्ड्स की आपस में साउंड एक जैसी है। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका आपको बताना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ पेयर बना करके सेम साउंड, सेम राइम देता है। तो आइए वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर है यंग, यंग का इन्होंने बताया हुआ भी है लंग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यंग के साथ आपका बन जाता है लंग। सेकंड है सैड, अब हमें सैड का देखना है, सैड के जैसी आवाज़ किस में से आती है, मनी, चोप, लंग, लास्ट, वैक्स, कुछ, बैड, सैड, बैड। तो सैड के साथ आप कौन सा वर्ड दे सकते हैं जो सेम राइम देता है, सैड के साथ आपका आ जाता है बैड। इसके बाद है मनी, मनी का तो इसमें दिया हुआ है सनी, तो देखिए मनी के साथ सनी, ये इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं मनी का राइमिंग वर्ड है सनी। जो हो रहा है मैं उसको काट रहा हूँ, यंग हो गया, यंग के साथ लंग, ये मैं काट देता हूँ इसको, सैड के साथ बैड, मनी के साथ सनी। नेक्स्ट है चॉप, अब चॉप के साथ इसमें वर्ड देखिए, चॉप के साथ आपके पास वर्ड है स्टॉप, चॉप, स्टॉप। चॉप मीन्स होता है लकड़ियों को काटना, चीरना, स्टॉप रुकना। तो आपका यहाँ चॉप भी हो गया, चॉप के साथ स्टॉप हो गया। आगे लास्ट, आप इसमें देखिए लास्ट के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है, वैक्स, कुछ, ये बैड तो हो गया, साउंड नहीं हुआ अभी, एक्स, वुड, वे, फास्ट। लास्ट के साथ क्या आ जाएगा आपका फास्ट। तो लास्ट का राइमिंग वर्ड है फास्ट। इस प्रकार से आप काफ़ी और भी वर्ड देख सकते हैं जो इनकी राइमिंग स्कीम में आ सकते हैं। आगे है वैक्स, वैक्स के साथ आप देखिए किसको यूज करेंगे, वैक्स के साथ कुड नहीं आ सकता, एक्स। वैक्स के साथ यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो है एक्स। टैक्स भी हो सकता है, आप टैक्स भी लिख सकते हैं, TAX, टैक्स। तो यहाँ पर वैक्स का भी हो गया। इसके बाद है कुड, कुड के साथ एक वर्ड आया हुआ है इसमें वुड, कुड के साथ क्या आ गया वुड, कुड के साथ वुड, शुड। बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आप देख सकते हैं क्योंकि
यहाँ पर हमने इन्हीं में से चूज करना है। आगे है साउंड, और साउंड के साथ एक ही लास्ट में हमारे पास रहता है, वो क्या है, राउंड। साउंड के साथ हो जाता है राउंड। तो इस प्रकार से आपके वर्ड्स की राइम क्या बनी, यंग लंग, सैड बैड, मनी सनी, चॉप स्टॉप, लास्ट फास्ट, वैक्स का एक्स, टेक्स्ट तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया वैसे ही, कुड का वुड, साउंड का राउंड। इसलिए हमने इसका 35 पेज की जो एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे आपको एक ब्लैंक वाला पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपने कुछ वर्ड्स भरने हैं और वर्ड्स भी आपको दिए हुए हैं। वर्ड्स जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लोनली अकेला, लिटिल थोड़ा, हार्ड कठिन, यंग युवा, थॉटफुल विचारमगन सोचने वाला व्यक्ति, डेलिशियस टेस्टी आप इसको बोल सकते हैं स्वादिष्ट, और ब्यूटीफुल सुंदर। तो आपको इन वर्ड्स का प्रयोग करके इस पैसेज को फिल करना है। सबसे पहले आ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन आ डैश हिल साइड। तो यहाँ पर वुड कटर की बात है, और वुड कटर कौन था, टैरो। और टैरो कैसा था, आप इसमें से देखिए, लोनली लिटिल हार्ड यंग, टैरो कैसा था, यंग था। तो आप इसमें जो है यंग फिल करेंगे। आ यंग वुड कटर, एक युवा वुड कटर, लिव्ड ऑन आ डैश हिल साइड, कहाँ पे रहता था, एक लोनली हिल साइड पे रहता था। एकाकी वो हिल साइड थी, तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे लोनली। जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये सारे वर्ड्स उसमें मिल जाते हैं। ही वॉज आ डैश सन, तो कैसा लड़का था वो, कैसा बेटा था, वह एक थॉटफुल, बहुत ही सोचने समझने वाला लड़का था। तो यहाँ पर आप थॉटफुल भरेंगे। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको उसमें पता चलता है कि इसके बारे में बताया हुआ है कि टैरो वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड डैश, जो कैसा काम करता था, हार्ड वर्क करता था। कैसा वर्क करता था, हार्ड वर्क करता था, हु वर्कड हार्ड। तो इसमें आप हार्ड भर देंगे। तो हमने यंग भी फिल कर दिया, हार्ड भी फिल कर दिया, लोनली भी फिल कर दिया, और थॉटफुल भी फिल कर दिया। तो वह कठिन परिश्रम करता था, बट अर्नड डैश मनी, लेकिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी कितना पैसा कमाता था, डैश मनी, लिटिल मनी। कैसा, लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसा वह कमा पाता था, क्योंकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था लेकिन बहुत ही कम पैसा उसको मिल पाता था। वन डे ही सा आ डैश वाटरफॉल, एक दिन उसने एक झरना देखा, और झरना कैसा था। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन और बचे हैं, डेलिशियस और ब्यूटीफुल। तो झरना कैसा होता है, ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। तो उसने एक माउंटेन, जो जिस हिल साइड पे माउंटेन पे वो रहता था, वहाँ पर उसने एक सुंदर सा झरना देखा, ब्यूटीफुल, उसने एक सुंदर झरना देखा। हिडन बिहाइंड द रॉक, जो कहाँ पे था, एक चट्टान के पीछे था। ही टेस्टेड द वाटर, उसने पानी को टेस्ट किया, एंड फाउंड इट, और इसको कैसा पाया, इसको टेस्टी पाया, डेलिशियस, कैसा पाया, इसको टेस्टी पाया। तो आप इसमें फिल करेंगे डेलिशियस। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। आ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड, ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड hard but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको चैप्टर के कुछ पैसेज देखने पड़ेंगे।
और उन पैरों के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन से नंबर पैरा में आपको इसका आंसर मिल सकता है। फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेंटेंसेज आपको जो भी यहाँ दिए हुए हैं आपको इस कहानी में मिल जाएंगे। जैसा कि पहला सेंटेंस, दिस मेड टैरो डैश देन एवर। तो अगर आप थर्ड पैरा देखें तो थर्ड पैरे में यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस मिल जाएगा और पैरा आपको देखना है, उसके बाद सर्च करना है कि जो वर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या वही वर्ड इस पैरे में है। तो दिस मेड टैरो सैडर। सैडर का मतलब होता है उदास होना, यानी कि पहले तो उदास था ही वो, लेकिन उसके बाद वह ज़्यादा उदास हो गया। और कब उदास हो गया? जब उसके फादर ने उससे सेक की डिमांड की कि उसे क्या चाहिए, उसे सेक चाहिए। सेक क्या है? एक प्रकार का ये पेय पदार्थ है, एक प्रकार का ड्रिंक है कि उसे सेक चाहिए, SAKE। तब इस चीज़ ने उसको ज़्यादा उदास कर दिया। यहाँ पर सैडर सेकंड डिग्री है और डिग्रियों का प्रयोग हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। डिग्री कैसे है? ये जैसे सैड, सैडर, सैडेस्ट, तो ये सैड की सेकंड डिग्री है। उसके बाद ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। अगर आप थर्ड पैरे में आगे पढ़ें तो थर्ड पैरे में आपको ये सेंटेंस मिल जाएगा और उसमें मिल जाएगा कि क्या लिखा हुआ, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। हार्डर मतलब और ज़्यादा कठिन परिश्रम। ये भी सेकंड डिग्री है किसकी? हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। HARD हार्ड, HARDER हार्डर, और फिर हार्डेस्ट HARDEST। तो वो थर्ड डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव जिसको बोलते हैं। तो एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER का प्रयोग करते हैं किसी वर्ड के साथ, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। तो ये भी आपके थर्ड पैरे में आपको मिलेगा। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, तो उसमें जो थर्ड पैरा है उसमें आपको ये सेंटेंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड डैश देन यूजुअल। तो फोर्थ पैरा अगर आप देखेंगे चैप्टर का तो उसमें आपको ये सेंटेंस मिलेगा और इस सेंटेंस में आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अर्लियर, EARLIER। ये अर्ली की सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। स्पेलिंग EARLY होता है, लेकिन जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो Y को I में चेंज हो जाता है, IER, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो यहाँ पर अर्लियर आप देखेंगे। इसके बाद फिर फोर्थ पैरे में ही अगला सेंटेंस है, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। फास्टर, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री है, FAST, फास्ट से बना है फास्टर। फास्टर सेकंड, और फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? फास्टेस्ट। इसके बाद है नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश देन द मॉर्निंग बिफोर। अगर आप 10th नंबर का पैरा देखें तो उसमें आपको यहाँ पर अर्लियर मतलब क्या है कि अगली सुबह टैरो ने फिर काम के लिए कैसे तैयार हुआ है? पहले मॉर्निंग से जल्दी चला। तो इसमें भी आपको क्या फिल करना है? अर्लियर। तो इस प्रकार से फर्स्ट में सैडर, सेकंड में हार्डर, अर्लियर, फास्टर, उसके बाद फिर अर्लियर। तो हमने 36 नंबर पेज की एक्सरसाइज कर ली है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए देखते हैं पेज नंबर 37 पर। वर्क इन ग्रुप, कम टू सम एग्रीमेंट ऑन ईच ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो, डिसाइड विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, डलेस्ट, मोस्ट डेंजरस, सेफेस्ट, मोस्ट रिवार्डिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। इसमें कहा गया है कि आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप में कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इन एक्टिविटीज़ को देखिए कि आपको कौन सी एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, कौन सी डलेस्ट, बोरिंग लगती है, कौन सी डेंजरस लगती है, ख़तरनाक लगती है, कौन सी आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ है,
या फिर कौन सी मोस्ट रिवार्डिंग, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ रिवार्ड मिलेगा, या फिर मोस्ट एक्साइटिंग जो आपके अंदर रोमांच फील कर देती है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सबके लिए एक्टिविटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ को मैंने अलग अलग उसमें डाला है। तो जैसे कि अगर हम मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? इनमें से आप देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुकिंग, निटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, पेंटिंग, फिशिंग, डांसिंग, स्विमिंग मतलब सीलना, स्विमिंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, लिसनिंग टू म्यूजिक, माउंटेन क्लाइंबिंग, लर्निंग लैंग्वेज या स्टैम्प कलेक्टिंग। तो इनमें सबसे जो इंटरेस्टिंग अगर लगता है तो बच्चों को डांसिंग इंटरेस्टिंग हो सकती है। बच्चों के लिए बच्चों को डांस करना अच्छा लग सकता है। बच्चों को टीवी देखना इंटरेस्टिंग लग सकता है। बच्चों को लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनना अच्छा लग सकता है। अगर इसके बाद हम बात करें डलेस्ट कि सबसे ज़्यादा बोरिंग बच्चों को क्या लग सकता है? बच्चों को नीटिंग, कुछ कढ़ाई करना कपड़ों पे, वो आपको बोरिंग लग सकता है। स्विंग, सीलना आपको बोरिंग लग सकता है। और फिर लर्निंग लैंग्वेजेस, अगर आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़े तो वो भी आपको बोरिंग लग सकती है, डलेस्ट लग सकती है। अगर मोस्ट डेंजरस की बात करें कि सबसे खतरनाक क्या हो सकता है, तो मोस्ट डेंजरस में तो इसमें एक ही चीज़ दी हुई है जो खतरनाक हो सकती है, माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन पे राइड करना, चढ़ना, वो खतरनाक हो सकता है। अगर हम सेफेस्ट की बात करें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्या हो सकता है, तो इन एक्टिविटीज़ के बेस पे आप वॉकिंग कर सकते हैं कि वॉकिंग आपको सेफेस्ट हो सकता है, वॉक करना, या फिर स्टैम्प कलेक्ट करना। स्टैम्प कलेक्टिंग कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, स्टैम्प कलेक्टिंग करना वो भी अच्छा आपके लिए सेफ हो सकता है। अगर आगे बात करें मोस्ट रिवार्डिंग की, तो मोस्ट रिवार्डिंग में आपको कुकिंग अच्छा लग सकता है। कुकिंग करने के बाद तो आपको खाने के लिए मिलेगा। फिशिंग आपको अच्छी लग सकती है कि फिशिंग मोस्ट रिवार्डिंग हो सकती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें मोस्ट एक्साइटिंग के, सबसे एक्साइटिंग जो आपको चीज़ करती है वो क्या हो सकता है? प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल प्ले करना या स्विमिंग, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको मोस्ट एक्साइटिंग स्विमिंग और प्लेइंग फुटबॉल बताया है। आपके लिए हो सकता है पेंटिंग आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हो सकता है आपको पढ़ना एक्साइट करता हो सकता है आपको कुकिंग करना एक्साइट करता हो सकता है आप माउंटेन क्लाइंबिंग को मोस्ट डेंजरस ना माने, आप प्लेइंग फुटबॉल इसको डेंजरस माने कि ये डेंजरस है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी मैंने एक्टिविटीज़ को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया है। उसका आपको मैं एक चार्ट यहाँ पर लिख करके दे देता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। ये आपका चार्ट है जिसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग में सबसे पहले डांसिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, डलेस्ट में स्विमिंग, निटिंग, लर्निंग लैंग्वेज, डेंजरस में माउंटेन क्लाइंबिंग, सेफेस्ट में वॉकिंग या स्टैम्प कलेक्टिंग, रिवार्डिंग में रीडिंग, पेंटिंग, फिशिंग, कुकिंग, और एक्साइटिंग में प्लेइंग फुटबॉल और स्विमिंग। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड जो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है जो वो ये है। तो इंटरेस्टिंग, डलेस्ट, डेंजरस, सेफेस्ट, रिवार्डिंग, एक्साइटिंग में आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 38, अभी हमने 37 किया था। पेज नंबर 38 पे जो टॉपिक है वो डिक्टेशन। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। एक वर्ड आपको दिया जाएगा, इसके आगे 2 आपने सेम राइम के वर्ड्स लिखने हैं। राइम वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपको एक वर्ड दे दिया TOLD,
तो आपने टोल्ड को एक ऐसे वर्ड के साथ कनेक्ट करना है जो सेम राइम में हो। टोल्ड के साथ जैसे आप लिख सकते हो होल्ड, टोल्ड, होल्ड, या फिर बोल्ड, BOLD। तो यहाँ पर आपने इसी प्रकार से जैसे टोल्ड के होल्ड और बोल्ड आगे 2 राइम वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे ही इनके लिखने हैं। तो सबसे पहले है बेट। बेट का आपका हो सकता है शेड, आपका हो सकता है रेड, आपका वर्ड एक और लिख देते हैं, वैसे 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट। इसी प्रकार से वैक्स, वैक्स का आपका हो सकता है टैक्स, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था ये। इसका हो सकता है फैक्स, और इसका एक और हो सकता है एक्स। हमने 2 करने थे, 3 लिख दिए हैं। फास्ट, फास्ट की तरह ही आप दूसरा वर्ड देख सकते हैं, लास्ट, ब्लास्ट। एक और वर्ड आप ले सकते हैं जैसे कास्ट। आपको अक्सर कहा जाता है इलेक्शन में, कास्ट योर वोट, अपने वोट को कास्ट कीजिए। एक कास्ट होता है वो जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, CASTE, उसमें ई आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर सेम राइम वर्ड्स लेने हैं। अगर चॉप, चॉप में आप लिख सकते हैं ड्रॉप, शॉप, जिनकी राइम स्कीम एक ही हो। ड्रॉप हो गया, शॉप हो गया। एक आप ले लीजिए फ्लॉप, FLOP, फ्लॉप। ऐसे ही यंग, यंग का लंग, संग लिख सकते हैं आप, लंग, संग। या एक हो सकता है टंग, TONGUE, टंग। स्पेलिंग के हिसाब से आपको लग सकता है कि सेम साउंड नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं तब सेम साउंड निकलनी चाहिए। तो यंग, लंग, संग, टंग, चॉप, ड्रॉप, शॉप, फ्लॉप, फास्ट, लास्ट, ब्लास्ट, कास्ट, वैक्स, टैक्स, फैक्स, एक्स, बेड, शेड, रेड, लेट। आई होप आपको टैरो श्रीवार चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।